क्वेश्चन 69 कह रहा है कि व्हाट काजेज द फिनोमिनन ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। डिफ्यूजन लिक्विड्स में क्यों होती है? तो जहां पे जो आंसर है रैंडम मोशन ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, इसकी वजह से डिफ्यूजन होती है। बाकी आंसर गलत हैं, जैसा कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इस वजह से नहीं है। बल्कि ये जो कहता है नेग्लेजिबल एम्प्टी स्पेसेस, ये भी नहीं है, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 70 क्वेश्चन में कहता है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स इज मेनली अफेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। यहां पर जो आंसर है वो है सरफेस टेंशन। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, यहां पे कुछ आंसर हैं, लाइक आपका ख्याल होगा कि शायद डेंसिटी भी, लेकिन याद रखें कि जरूरी नहीं है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो तो डेंसिटी बढ़ जाए, बल्कि कुछ केसेस में जो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और उसकी वजह से डेंसिटी बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे आप गोल्ड ले लें। गोल्ड इंतहाई डेंस है लेकिन इंतहाई सॉफ्ट है, उसमें जो अट्रैक्शन है मेटालिक बॉन्ड वो वीक है। तो डेंसिटी का डिपेंड एटॉमिक वेट पे, न्यूक्लियस के मास पे, साथ साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर है। एक ये जो है कि विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, तो विस्कोसिटी जरूरी नहीं है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो तो विस्कोसिटी बढ़ जाए, बिकॉज विस्कोसिटी रेजिस्टेंस टू फ्लो है और उसका डिपेंड शेप पर भी होता है, मॉलिक्यूलर साइज पर भी होता है। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, सो इट अफेक्ट सरफेस टेंशन। आइस में ये होता है कि जैसे ही पानी को आप कूल करते जाएंगे तो हेक्सागोनल अरेंजमेंट हो जाती है जब पानी कन्वर्ट होगा बर्फ में, और उस हेक्सागोन में जो अंदर का जो स्पेस है वो एम्प्टी स्पेस क्रिएट होता है। डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, लिहाजा बर्फ की डेंसिटी पानी के मुकाबले में कम होती है। 71 विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज द वीकेस्ट एमंग द फॉलोइंग। तो वीकेस्ट में आपने याद रखें कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक जानिब कहें कि सर ये जो है मिसाल के तौर पे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड विच इज अगेंस्ट रूम टेम्परेचर, और आप ये कहें कि भाई इसके मुकाबले में अगर हम मोबिल ले लें, मोबिल ऑयल, तो उसमें तो लंदन फोर्सेस हैं। आपने एरिया को, वॉल्यूम को कंसिडर करना है, मॉलिक्यूलर साइज को सेम रखें मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का, फिर बात करें कि कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है। तो अगर मॉलिक्यूलर साइज सेम हो तो फिर यहां पे ये कहता है कि विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज द वीकेस्ट अमंग द फॉलोइंग, सो वो है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ये वीकेस्ट है। आप हमेशा हर टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे तो ख्याल रखिएगा कि टॉपिक में जो मैक्सिमम है, जो मिनिमम है और जो कॉमन है वो आप जरूर याद रखें। ये क्वेश्चन एरियाज होते हैं। अच्छा, आपके क्वेश्चन की जानिब मैं जरूर आऊंगा एट द एंड। तो ये है, इसी के रिकॉर्ड करेंगे। तो 72 क्वेश्चन है कि व्हाट काजेज द लिक्विड टू टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। तो बड़ा एहतियात करें, शेप ऑफ द कंटेनर का ये शेप क्यों इख्तियार करता है? तो यहां पर है स्लाइडिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स ओवर ईच अदर, तो इसकी वजह से है। 72 में सेकंड ऑप्शन करेक्ट है और बाकी ऑप्शन गलत क्यों है? पहले कहता है कि स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर रिजिडिटी, यह नहीं है। फिर कहते हैं हाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, ऐसा भी नहीं है। 73 में कि व्हाट इज वाटर्स बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई इज वाटर्स बॉइलिंग पॉइंट हायर देन हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी ये बात हो रही है कि इसका यानी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के मुकाबले में ज्यादा क्यों है? तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड है यहां पर, और यहां पर डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं, तो इस वजह से 73 में सेकंड ऑप्शन सही है। यानी व्हाई इज वाटर्स बॉइलिंग पॉइंट हायर देन हाइड्रोजन सल्फाइड, सो यहां पर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वाटर। 74 विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स हैज द हाईएस्ट विस्कोसिटी। तो आपने जरा मल्टीपल फैक्टर्स को देखना है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो विस्कोसिटी ज्यादा होगी,
जिसका शेप जो है ज्यादातर स्ट्रेट आ जाए। जितना स्पेरिकल शेप होता जाएगा रोलिंग में आसानी हो जाती है। तो यहां पर यानी अगर आप एन पेंटेन लेंगे और फिर आप न्यू पेंटेन लें तो वो ज्यादा स्पेरिकल है, सो लिहाजा उसकी विस्कोसिटी कम होती है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है 74 कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स हैज हाईएस्ट विस्कोसिटी, तो वाटर, हनी, एथेनॉल, ग्लाइसिरोल, क्या सही है इसमें? हनी सही है, सेकंड ऑप्शन। उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, इर्रेगुलर शेप भी है। हनी इज अ मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज। 75 कहते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स। प्रेशर बढ़ा देंगे तो क्या होगा? जरा ख्याल रखिएगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि अगर हम 100 मिलीलीटर H2O ले लें और प्रेशर इस पे हो 1 एटमॉस्फेयर यानी नॉर्मल, 100 मिलीलीटर ऑफ H2O आप ले ले, आधा गिलास तकरीबन, एक गिलास होता है 250 मिलीलीटर। तो अब अगर ये प्रेशर आप बढ़ा दें और इस पे ये कर ले तकरीबन 1000 एटमॉस्फेयर, तो याद रखें कि ये वॉल्यूम हो जाएगा 96 मिलीलीटर। यानी आप खुद देख रहे हैं कि प्रेशर को हमने 1000 गुना बढ़ा लिया है, वॉल्यूम में सिर्फ 4 मिलीलीटर का डिक्रीज आ गया है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स। यहां पर अगर आप पढ़ते जाएंगे तो सी ऑप्शन कि लिक्विड्स हैव मिनिमल कंप्रेशन अंडर प्रेशर, बिकॉज अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, तो क्या होगा? एम्प्टी स्पेस कम होगा, एम्प्टी स्पेस कम होगा। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो मॉलिक्यूल करीब हो जाएंगे, करीब हो जाएंगे तो एम्प्टी स्पेस कम हो जाएगा। सही है, यानी जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है तो एम्प्टी स्पेस ज्यादा है। ठीक है जी, तो जब आप गैस को प्रेशराइज करेंगे तो करीब आ जाएंगे, वॉल्यूम डिक्रीज हो सकेगा। लेकिन लिक्विड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं तो मॉलिक्यूल पहले से ही करीब हैं, आप प्रेशराइज करके फर्दर डिक्रीज नहीं ला सकते आसानी से। और सॉलिड में और भी स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन है, तो वो जो पार्टिकल हैं वो काफी हेड टू हेड विद ईच अदर हैं। तो यहां पर आपके पास 75 में आता है सी ऑप्शन कि लिक्विड्स शो मिनिमल कंप्रेशन अंडर प्रेशर। वाई? स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं इनमें, और जो एम्प्टी स्पेस बिटवीन या अमंग द लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वो काफी ज्यादा कम है। 75 में सी ऑप्शन। 76 कहते कि व्हाट डज डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड अ लिक्विड गैस सिस्टम रेफर्स टू। वेपर प्रेशर वाली बात हो रही है कि अगर आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में लिक्विड मौजूद है, मिसाल के तौर पे ये है, तो जब इक्विलिब्रियम होगा तो इसका जो रेट ऑफ एवापोरेशन है वो इब्तिदा में ज्यादा है। तो फिर जब वेपर्स यहां पे आते हैं वो मिल मिल के कंडेंस होंगे, लिक्विड स्टेट में ये जाएगा। तो अब ये कंडेंसेशन हो रही है, और हम जब ऊपर जाने वाले मॉलिक्यूल्स और टॉप से नीचे लिक्विड स्टेट में आने वाले मॉलिक्यूल बराबर हो जाएं, हम इसको कहते हैं ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। लिक्विड जो है ये कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में, ये एवापोरेशन प्रोसेस है, और वेपर्स का इधर कन्वर्ट हो जाना ये कंडेंसेशन है। तो जब रेट, ये याद रखें, हम ये नहीं कह रहे कि ये जो क्वांटिटी है वेपर्स की और ये जो क्वांटिटी है लिक्विड की ये बराबर है, हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे जो जा रहे हैं, जो आ रहे हैं, दे आर इक्वल इन नंबर एंड मोल्स एंड मास एंड एवरीथिंग। रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द वेपर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ द एवापोरेशन ऑफ द लिक्विड। सही है, यानी रास्ते में तादाद बराबर है, क्लास के अंदर और क्लास के बाहर स्टूडेंट्स की तादाद डिफरेंट है जो आ जा रहे हैं। दैट इज इक्विलिब्रियम। 76 में ये रेट ऑफ एवापोरेशन इक्वल्स द रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो 76 में ये है। 77 कहते कि which of the following explains the spherical shape of rain drops। सरफेस टेंशन, याद रखिएगा कि अगर आप पानी को इस तरह कर लें, मिसाल के तौर पे पानी है, आज ही प्रैक्टिस कर लें और क्लास से निकल के गिलास से पानी ले लें और ऊपर फेंक दें, तो जब ये ऊपर पहुंच के वहां पे तकरीबन स्फेरिकल शेप होगा। होता यह है
कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पे, ऑल ऑफ देम, इन सब की एक दूसरे के साथ भी अट्रैक्शन है और इन सबको पीछे की जानिब खींचा जा रहा है। जब सबको खींचा जाएगा तो ज़ाहिर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और जो सबसे कम वॉल्यूम बन सकता है ज्योमेट्रिकल शेप का 3D में, तो वो स्पेरिकल ही हो सकता है। अच्छा, रेन ड्रॉप्स एग्जैक्ट स्पेरिकल नहीं होते, आप जानते हैं, ये इस तरह होते हैं। तो ये जो थोड़ा सा स्पेरिकल शेप आता है, ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से या सरफेस टेंशन की वजह से, और जो थोड़ा सा ये ओवल सा बेदवी सा बन गया है, तो ये एयर की रेजिस्टेंस की वजह से है। तो 77 में ये आएगा सी ऑप्शन, हाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। विच प्रोसेस 78, which process explains the spontaneous escape of liquid molecules into the gaseous state। याद रखें, spontaneous का मतलब यह है कि जब आपने इसे स्टार्ट कर दिया तो ये प्रोसेस अपने आप को जारी रख सकता है, हम इसको कहेंगे स्पॉन्टेनियस। जैसे कागज को आग लगाएं तो ये जो सेलुलोज की कंबस्शन है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आपने स्टार्ट किया तो ये इतनी हीट रिलीज कर लेता है कि बाकी के जो रिएक्शंस हैं उनको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है। तो ये है 78 में कि विच प्रोसेस एक्सप्लेन्स द स्पॉन्टेनियस एस्केप ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इनटू द गैसियस फेज। कंडेंसेशन नो, एवापोरेशन यहां पे सही है 78। इसलिए अगर आप ये कहें कि सर ये सब्लिमेशन भी, तो नेफ्थलीन के केस में नेफ्थलीन को रख लें कंटेनर में, तो काफूर की जो गोलियां होती हैं वो खुद ही सब्लाइम हो रहा है, ठीक है जी। लेकिन यहां पे जो बात हो रही है वो ये कहता है कि 77 में ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स, अच्छा, विच प्रोसेस, यार आवाज सही प्लीज, ये आवाज उधर से मसला है, ये कट जाता है तो चलें, उधर कंसंट्रेशन मेरी खराब हो जाती है उससे। चलें 78, तो ये कहते हैं कि विच प्रोसेस एक्सप्लेन्स द स्पॉन्टेनियस एस्केप ऑफ द लिक्विड इनटू द गैस। उसने ये नहीं कहा कि विच वन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो जरा आपने प्रैक्टिस करनी है, एहतियात करनी है उधर, ठीक है जी। तो 78 में बी है। 79 कहते हैं व्हाई डज वाटर बॉयल एट अ लोअर टेम्परेचर ऑन माउंट एवरेस्ट। याद रखें कि वाटर या लिक्विड बॉयल करता है तब जब इसका जो वेपर्स का प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाए। ये इस तरह होता है, मिसाल के तौर पे ये कंटेनर है और इस कंटेनर में आपने कोई लिक्विड डाल दिया है, तो जैसे ही आप इसे हीट करते जाएंगे, गो कि अगर आप हीट ना भी करें तो भी ये होता है कि यहां से एवापोरेशन हो रही है, और इधर ये एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह के, आर्गन के, तो उसका अपना प्रेशर है इस सरफेस पे। तो जब आप हीट करते जाएंगे तो इन वेपर्स का प्रेशर बढ़ता जाएगा, और जब ये उसके बराबर हो जाएगा तो फिर सरफेस पे कोई प्रेशर नहीं रहता, तो ये जो सरफेस ऑफ द लिक्विड है इट बर्स्ट आउट, ये फट जाती है इनटू द एटमॉस्फेयर। सो लिहाजा इस प्रोसेस को हम कहते हैं बॉयलिंग, और जो टेम्परेचर होगा वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। 79 में कहते कि व्हाई डज वाटर बॉयल एट अ लोअर टेम्परेचर। सो अब अगर एक्सटर्नल प्रेशर को कम करें, जैसे कि माउंट एवरेस्ट पे जाएं तो प्रेशर कम हो जाता है, और रीजन इसकी क्या है जरा सुन लें। जमीन है मिसाल के तौर पे, और अब ये मिसाल के तौर पे माउंट एवरेस्ट है, तो चूंकि मॉलिक्यूल्स को जमीन की ग्रेविटी की अट्रैक्शन का सामना है, तो यहां पे ज्यादा कंपैक्शन होगी इधर करीब करीब जो है, बिकॉज ग्रेविटी इसको खींच रही है, तो ये ज्यादा कंपैक्ट होंगे। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल दूर हैं, तो लिहाजा यहां पर अगर आप हैं तो आप पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होगा। सो लिहाजा इस लिक्विड पे प्रेशर कम है, तो अब इसका प्रेशर थोड़ा सा बढ़ के वेपर्स का तो एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा, सो दैट इज अ लोअर टेम्परेचर। तो 79 में लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ए सही है। 80 क्वेश्चन कहते हैं विच प्रॉपर्टी अलाउज वाटर टू फ्लो अगेंस्ट ग्रेविटी इन प्लांट्स। पानी ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है, यहां पे दो बड़े फैक्टर्स होते हैं,
जरा सुनिएगा, मिसाल के तौर पे कंसिडर कर लें कि ये पौधे के फाइबर्स हैं, जाइलम फाइबर, बाकी आप बॉटनी पढ़ते हैं। तो होता यह है, दो अट्रैक्शंस हैं, एक ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एक है कि ये सॉलिड वॉल के साथ अट्रैक्शन है, जिसको हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स। याद रखिए वो स्ट्रांगर है, वो इसको खींच लेती है, ये फिर एक दूसरे को खींचते हैं, सरफेस फिर बराबर हो जाती है, फिर ये मॉलिक्यूल करीब हो जाते हैं और जो वॉल है जाइलम फाइबर का वो इनको फिर खींच लेता है, इसको भी खींच लेता है, फिर ये करीब हो जाते हैं और फिर ये जो है इस तरह ये प्रोसेस जारी रहता है एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। 80 में आता है कोहेशन एंड एडहेशन। कोहेशन का मतलब है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स दे क्लिंग टू वन अनदर, ये एक दूसरे को अटैच हो जाते हैं। दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। और जो एडहेसिव फोर्स है वो है सरफेस के साथ, जैसे कि अगर आप इधर पानी डालेंगे तो पानी के मॉलिक्यूल की सरफेस के साथ जो अट्रैक्शन है वो एडहेशन है या एडहेसिव फोर्स है। 80 में सी ऑप्शन। 81 पढ़ लें, शाबाश। कहता है कि what is the effect of hydrogen bonding on the density of ice compared to liquid water। बर्फ में ये होता है, बर्फ में ये होता है कि पानी के मॉलिक्यूल जो हैं H2O के, वो इस तरह हेक्सागोनल अरेंजमेंट रखते हैं। तो यहां पर ये जो है इस तरह की अरेंजमेंट हो जाती है, लाइक ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। यहां पर हाइड्रोजन है, ये नेक्स्ट हाइड्रोजन बाहर है और इधर भी हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये जो आपके पास एम्प्टी स्पेस है इसकी वजह से डेंसिटी कम हो गई है, बिकॉज डेंसिटी इक्वल्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये है 81 में आ जाएगा, डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ आइस, सेकेंड ऑप्शन। 82 which of the following is an example of a dipole dipole interaction। अच्छा, इंटरेक्शन लफ्ज हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि डायपोल डायपोल अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्शन भी हो सकती है, इस बात का जरा ख्याल रखें। कैसे, तो देखिएगा, गो कि हमारे कोर्स में एज ए अट्रैक्शन इनको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन जब लफ्ज इंटरेक्शन आएगा तो दैट मीन्स बोथ। लाइक ये आप पाबंदी नहीं लगा सकते कि हाइड्रोजन क्लोराइड का ये मॉलिक्यूल हमेशा ऐसे ही टकराएंगे, ये साइड नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। आप ये नहीं कह सकते कि हमेशा इस साइड से इस साइड की कोलिजन हो तो ये फिर अट्रैक्शन है। लेकिन ये भी तो होगा कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इधर से इसको साथ कोलाइड कर जाए, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये है HCl मॉलिक्यूल और दूसरा इधर आ जाए, तो फिर इस नेगेटिव और इस नेगेटिव की ये रिपल्शन हो जाती है। तो इंटरेक्शन लफ्ज हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन होता यही है कि रिपल्शन से ये जाएंगे रोटेट करके, फिर अट्रैक्शन, तो फिर जाना जरा इनका मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई ड्यू टू जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं उनकी वजह से पार्टिकल एक दूसरे के साथ चिमट जाते हैं। 82 तो यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो यह है अट्रैक्शन बिटवीन HCl मॉलिक्यूल, बी ऑप्शन है। बस आप ये याद रखें कि जहां पर ये ग्रुप्स हों NH बॉन्डेड हों, N और H बॉन्डेड हों, या O और H बॉन्डेड हों, या F और H, तो इनमें हाँ ये वाली एक ही एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं HF। बाकी ये जो है सारे ये मौजूद होते हैं, आप जानते हैं, अमीन्स में, एमाइड्स में, और मिक्सचर का भी ख्याल रखें। मिक्सचर जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं ये ले लेता हूं, लेट से ये एसीटोन आप ले ले, एसीटोन ले ले, तो अब इसमें तो एक जो रिक्वायरमेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, दो रिक्वायरमेंट होती हैं। एक है कि इस तरह का H हो जो कि बहुत पोलर हो, जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो, और दूसरा हम कहते हैं कि लॉन पेयर मौजूद हो। तो इधर लॉन पेयर है लेकिन वो पोलर हाइड्रोजन नहीं है।
अगर इसको पानी में डाल लें तो पानी में फिर पोलर हाइड्रोजन है, सो लिहाजा एसीटोन पानी में मिसेबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपने याद रखना है कि कंपाउंड या मिक्सचर में अगर ये ग्रुप्स अवेलेबल मतलब हाइड्रोजन हो पोलर और लॉन पेयर N2p सबशेल, तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्वेश्चन 83, तो ये है कि विच प्रोसेस रिड्यूसेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड? वैक्यूम डिस्टिलेशन, कि अगर आप प्रेशर कम कर देंगे तो ये बड़ा जल्दी जो है ये एवापोरेट कर जाए, बॉयल कर जाएगा। तो सी ऑप्शन है। 84, कहते हैं व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर, प्राइमरी मतलब मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन वाटर? अच्छा, पिछले एक साल इधर इसका यूनिट भी आया था, तो जरा ख्याल रखें कि जो बुक के मुताबिक आंसर हो उसी को आप इंसर्कल कर लें। तो स्पेसिफिक हीट जो है का मतलब ये है, स्पेसिफिक मीन मखसूस, कि अगर आप लेट्स से 1 मोल आप ले ले पानी, तो जब आप इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाते हैं तो कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? अब ये याद रखें कि जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ना चाहिए। अब अगर मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो आप हीट देंगे और काइनेटिक एनर्जी इतनी नहीं बढ़ेगी। सो लिहाजा जितनी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उधर आपके पास स्पेसिफिक हीट ज्यादा आएगा। तो क्वेश्चन है 84 में सी ऑप्शन, और इसी को आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ग्लाइसिरोल में OH 3 ग्रुप्स हैं, एक जो OH होता है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसी के हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह होते हैं, जरा सुने। अब पानी तो परफेक्ट है, कैसे कि इसमें 2 पोलर हाइड्रोजन हैं और इस पानी में 2 ही लॉन पेयर हैं। तो चूंकि एक हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हमें हाइड्रोजन और लॉन पेयर चाहिए, फिर दूसरे हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन चाहिए और लॉन पेयर, तो पानी के ऑल ऑफ द लॉन पेयर एंड हाइड्रोजन दे आर एंगेज्ड। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा केस ले लें, मिसाल के तौर पे एमोनिया को ले लें, तो एमोनिया के केस में अब आपके पास हाइड्रोजन 3 टाइम ज्यादा है, तो जैसे ही लॉन पेयर एंगेज हो जाएगा जस्ट 1 हाइड्रोजन पर मॉलिक्यूल एंगेज होगा, ये 2 एक्सेस में रह जाते हैं। सो वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एमोनिया का मॉलिक्यूल 2 बनाएगा। लेकिन अगर OH ग्रुप है तो जरा देखिए, ये OH आप कह रहे हैं ये आगे अटैच है, तो ये है O और इसके साथ फिर H है, तो लॉन पेयर ज्यादा है लेकिन हाइड्रोजन कम है, तो जब हाइड्रोजन एंगेज होगा तो एक लॉन पेयर एंगेज होगा, ये लॉन पेयर एक्सेस पे रह जाता है। सो 1 OH ग्रुप फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। मेथनॉल में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, एथेनॉल में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है? एथेनॉल में 2, ग्लाइकोल में कितने हैं? शाबाश, यस, ग्लाइकोल में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं एक मॉलिक्यूल के, 2 इसकी वजह से और 2 दूसरे की वजह से। क्वेश्चन है 84 की हम बात करें कि व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन वाटर? तो दैट इज सी। 84 में सी ऑप्शन है, और जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी तो उसका जो स्पेसिफिक हीट है तो वो ज्यादा होगा, और हीट कैपेसिटी भी। 85 कहते कि विच फैक्टर डायरेक्टली affects the viscosity of a liquid? Viscosity, resistance to flow of a liquid। ठीक है जी, एक तो अगर पीछे मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है तो भी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। दूसरा कि पीछे कोई खींच कम रहा है लेकिन खुद इसमें मसला है, इसकी जो शेप है वो इस तरह की, ये लुढ़क नहीं सकता, रोल नहीं कर सकता, तो विस्कोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। सो जो शेप है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, तो यहां पर है मॉलिक्यूलर साइज एंड शेप। 85 में सी, जितने बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे वो रोल नहीं कर सकते आसानी से। 86 में कहते कि विच फिनोमिनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर्स कैपिलरी एक्शन? डू यू नो इट? कैपिलरी एक्शन क्या होता है? चलें जी, आज आप इसे परफॉर्म कर लें। कैपिलरी एक्शन इस तरह है कि आप लेते हैं एक कैपिलरी, मिसाल के तौर पे कैपिलरी सिंपल, आप घर जाके तो कोई लकड़ी का टुकड़ा ले लें, लेकिन उसे जरा वर्टिकली पानी में डिप कर लें, ड्राई होगा तो ये मिसाल के तौर पे पानी है, तो ये मॉलिक्यूल जो है ये वाल के साथ इनकी अट्रैक्शन है, एडहेसिव फोर्स, ये ऊपर जाते हैं,
ये भी ऊपर जाएंगे, फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते, फिर ये ऊपर जाएंगे। ठीक है जी। तो वाल के साथ इनकी अट्रैक्शन होती है, ये मालिक्यूल वाल इनको अट्रैक्ट करता है और इनको भी वाल अट्रैक्ट करेगा, फिर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो कैपिलरी एक्शन हम इसको कहते हैं कि एक ट्यूब में जिसका अंदरूनी जो जिसको हम कहते हैं इसका ल्यूमेन जो है, जो ट्यूब है अंदरूनी तौर पे, वो छोटी होगी तो उसमें कैपिलरी एक्शन होगा ड्यू टू फोर्स, यानी ये सरफेस है और ये वॉल्स हैं, तो इन सरफेस के ये जो मॉलिक्यूल हैं ये बहुत करीब हैं, इनको ये खींच लेता है और ये वॉल इनको खींच लेगा, लिहाजा सस्ता ټول کسی چې دغه ستاغونه دي خرابې خرابې بچته مکو کنه صحیح اچولې کې ظالمه صحیح وګورئ ان دې صحیح دی आवाज راځي کنه زبردست صحیح ده थैंक यू। अच्छा जी, क्वेश्चन 86 कहते हैं विच फिनोमिनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर्स कैपिलरी एक्शन। पौधे में ये कैपिलरी कोई भी ट्यूब हो सकती है, ये ग्लास की भी हो सकती है, ये वुड की हो सकती है, कोई भी, तो ये एडहेशन और कोहेशन की वजह से है। 86 में सेकंड ऑप्शन। 87 कहते हैं व्हाट कॉजेस द लिक्विड मेनिस्कस इन अ ग्लास ट्यूब टू कर्व अप। जरा देखिएगा मेनिस्कस है क्या। देखिए मेनिस्कस जो है, मेनिस्कस इट इज द शेप ऑफ द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन अ कंटेनर। कंटेनर में सरफेस का क्या शेप है, तो ये अगर कंटेनर है तो शेप तीन तरह से आ सकता है। एक, अगर वॉल के साथ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो ये मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे, ये भी जाएंगे, तो आपके पास जो मेनिस्कस आएगा वो होगा, ये कनकेव मेनिस्कस होगा, क्योंकि ये जो फोर्सेस है एडहेसिव फोर्सेस दे आर स्ट्रॉन्गर देन कोहेसिव फोर्सेस, तो ये शेप आएगा। लेकिन अगर इस तरह हो जाए मिसाल के तौर पे कि ये ग्लास है, आपने इसमें मॉल्टन मरकरी ले ली, मॉल्टन गैलियम ले लिया, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं यानी कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग हो, तो जब वो स्ट्रांग होंगी तो ये देखें सरफेस है, तो चूंकि ये अट्रैक्शन स्ट्रांग है मॉलिक्यूल की, वॉल के साथ अट्रैक्शन वीक है, तो लिहाजा सरफेस ऐसे आ जाएगा। अब ये अट्रैक्शन स्ट्रांग है, जरा देखिएगा कि अब के इस केस में एडहेसिव फोर्सेस वीकर हैं कोहेसिव फोर्सेस के मुकाबले में। और अगर आप बड़ा इंटेलिजेंटली दोनों को मैनेज करें, ठीक है जी, तो जिसकी वजह से ये दोनों बिल्कुल बराबर हो जाए, आप एक ऐसा मिक्सचर बना दें कि ये दोनों फोर्सेस, तो फिर आपके पास ये प्लेन मेनिस्कस आएगा। ये प्लेन मेनिस्कस है, ये कहलाता है कन्वेक्स मेनिस्कस, और ये है कनकेव मेनिस्कस है, कनकेव मेनिस्कस। तो इसका जरा ख्याल रखें। What causes the liquid meniscus in a glass tube to curve upward? Greater adhesion than cohesion, यानी C ऑप्शन है। 88 which property of liquid is responsible for their ability to flow? Liquid molecules flow, तो यहां पर क्या है, मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूलर मोशन होगी तो ये सब्सटेंस फ्लो करेगा, डी ऑप्शन। 89 कहते विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग स्टेबलाइजेज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए में ये इस तरह का स्प्रिंग है, आप जानते हैं, ज्यादा जानते हैं इस तरह का, और इनकी अट्रैक्शन होती है, कहीं पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, कहीं पे 3 है, कहीं पे 2 हैं, इस तरह। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये 2 लंबे लंबे मॉलिक्यूल बाउंड है और इसका ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। तो सी ऑप्शन है। 90 में कहते हैं व्हाई डज हॉट हनी फ्लोज फास्टर देन कोल्ड हनी। सर्दियों में अगर आप शहद खाते हैं तो आप इसको थोड़ा सा ओवन में गर्म करके, तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और जो फ्लो रेट है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो 90 में
फिर ये है सेकेंड ऑप्शन कि डिक्रीज विस्कोसिटी एट हाई टेम्परेचर, 90 में सेकेंड ऑप्शन। 91, what is the relationship between molecular size and boiling point and similar substances? Molecular size and boiling point, molecular size अगर ज्यादा है, ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल, तो कांटेक्ट एरिया ज्यादा है, तो लंदन फोर्सेस ज्यादा होंगी। तो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, यानी लार्जर यानी अ सब्सटेंस विद बिगर साइज मॉलिक्यूल्स, तो उसमें स्ट्रॉन्गर लंदन फोर्सेस होंगी और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। 91 में सेकंड ऑप्शन है। नाइन्टी टू पढ़ लीजिएगा। कहते कि विच टाइप ऑफ फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन हाइड्रोजन फ्लोराइड HF मॉलिक्यूल। HF आपने याद रखें कि एक तो डायरेक्ट आपकी बुक में जो एग्जांपल्स हैं HF, एमोनिया एंड H2O, एक आपने जरा डिराइव्ड एग्जांपल भी याद रखनी है, बिकॉज जो 7 क्वेश्चन जरा मुश्किल आते हैं उसमें ये होता है, जरा सुन ले कि मिसाल के तौर पे ये एमोनिया है, तो जब तक सब देखे, तवज्जो दे प्लीज, जब तक इसमें NH ग्रुप है तब तक इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। आप इस हाइड्रोजन को या इसको रिप्लेस करें बाय बेंजीन, सो यू विल गेट एनिलीन। आप इस H को रिप्लेस कर ले बाय क्लोरीन, तो क्लोरामीन आ जाएगा। आप इसको रिप्लेस करें बाय एनी अल्काइल ग्रुप, यू विल गेट अमीन। आप इसको रिप्लेस करें बाय OH, यू विल गेट हाइड्रोक्सिलामीन। दीज आर डिराइव्ड एग्जांपल जो आपके सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में है। So as long as there is NH group, there will be hydrogen bonding. पानी का 2 चीजें हैं बुनियादी, एमोनिया एंड वाटर। एमोनिया में NH को छोड़े बाकी 2 हाइड्रोजन आप किसी भी ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक और एग्जांपल ये है H2O, तो इस हाइड्रोजन को भी आप इनमें से किसी से भी रिप्लेस कर लें। आप इधर बेंजीन लगाएं तो यू विल गेट फिनोल, क्लोरीन लगाया तो आपके पास आ जाएगा क्या, शाबाश, क्लोरीन लगाए तो HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड आ जाएगा। और इसी तरह ये बाकी भी, आप अगर आपने OH लगाया सो यू विल गेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो दीज आर डिराइव्ड एग्जांपल, इनका जरा ख्याल रखें। 92, तो कहते कि विच टाइप, तो ये है सी ऑप्शन। 93 कहते कि व्हाट हैपेंस टू द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एज अल्टीट्यूड इंक्रीजेस, सो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा पानी का। क्या ख्याल है आपका? What happens to the vapor pressure of water as altitude increases? बुलंदी पे वेपर प्रेशर, अब जरा सुने, यहां पर सुने, अल्टीट्यूड का डिपेंड नहीं होता, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि ये एक्चुअली वो बॉइलिंग पॉइंट के साथ कंपैरिजन की बात हो रही है। याद रखें कि आपकी पेपर में लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, उसको समझना आपका मसला है, यह आपने करना होगा, ठीक है। तो ये उसके साथ हाँ, अगर इधर होता कि वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन अल्टीट्यूड, सो वो हमारा आंसर होता, लेकिन अगर वो हमारे पास नहीं है तो करीब एमसीक्यूज में क्लोजेस्ट आंसर आपने इंसर्कल करना है। 94, तो मैंने बी ऑप्शन लिखा है ना। What happens to the vapor pressure of water as altitude increases? देखें, सुन लें, आप ज्यादा इसके एक आंसर को ज्यादा रिपीट करें तो वो करेक्ट नहीं हो जाता, तो वो वहीं रहता है। सिंपल सी बात है, यहां पे ये होगा डिक्रीज। जैसे ही चले बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, पानी का वेपर प्रेशर, अगर पानी बॉयल हो रहा है पिशावर में तो पानी का वेपर प्रेशर कितना है, 760 mmHg, सही है। अब अगर आप नारायण चले जाएं, ठीक है जी, तो उधर एक्सटर्नल प्रेशर कम है, तब पानी बॉयल होगा तो पानी का वेपर प्रेशर कम होगा। ये उस तरह की बात हो रही है। अच्छा, मैंने क्या लिखा है? 93 में बी ऑप्शन है। दोबारा सुनिए,
पानी बॉयल हो रहा है इधर पेशावर में या कराची में, चले, पानी तब बॉयल होगा जब पानी का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर जो कि 760 है उसके बराबर हो जाए। सही है। अब अगर आप हाइट पे चले जाए, चतराल चले जाए, ठीक है जी, तो वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर कम है, लेट्स से 650 है, तो अब पानी बॉयल होगा तब जब इसका अपना वेपर प्रेशर 650 हो जाएगा। तो अल्टीट्यूड के साथ वेपर प्रेशर यानी जिस पे पानी बॉयल होता है वो कम होगा। 94, वाई इज ग्लाइसरीन मोर विस्कस देन एथेनॉल? ग्लाइसरीन में 3 OH ग्रुप है। खामोश हो जाइए प्लीज। ग्लाइसरीन में 3 OH ग्रुप हैं, लिहाजा 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे इसके। सो ग्रेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बी ऑप्शन है। 95, ग्लाइसरीन पानी से भी मोर विस्कस होगा इसलिए कि पानी में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ग्लाइसरीन में 6 होते हैं। 95, व्हाट हैपेंस टू अ लिक्विड्स बॉइलिंग पॉइंट व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस? बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा, इट डिक्रीजेस। 94 में यह है कि वाई इज ग्लाइसरीन मोर विस्कस देन एथेनॉल? तो इन 4 में से आपने एक को एनसर्कल करना है। सो बेस्ट ऑप्शन है ग्रेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फाउंड बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसरीन। 96 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिस्टल सिस्टम? क्रिस्टल सिस्टम 3 डायमेंशनल होता है, ये जो ट्रायंगुलर है ये 2 डायमेंशनल इस तरह है, 2 डायमेंशन, तो ये ट्रायंगुलर है। तो डी ऑप्शन है। टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम है, हेक्सागोनल और आर्थोरम्बिक। 96 में डी ऑप्शन। 97 कहते व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कोवेलेंट सॉलिड्स? कोवेलेंट सॉलिड्स, तो आपने कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना है, तो लिहाजा कोवेलेंट बॉन्ड एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो अगर डायमंड ले लें तो कार्बन के 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, वो चारों आपने तोड़ने हैं, तो सी ऑप्शन है 97 में सी। 98, व्हाई डज ग्लास नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट? जरा, हाँ जी, एमार्फस है, लेकिन ऐसा क्यों है? तो थोड़ा सा मैं आपका 2 मिनट आपके ले रहा हूं, देखिएगा इधर, देखिएगा ये हमारे पास मिसाल के तौर पे एमार्फस सब्सटेंस है, जरा देखिएगा, ये हमने उसके टेम्परेचर की बात की है, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं और आप इसे हीट दे रहे हैं, ये एमार्फस है। एमार्फस का मतलब है कि थ्रू आउट जो कंपैक्शन है वो एक जैसी नहीं है। मिसाल के तौर पे इधर पार्टिकल जो है वो जरा दूर दूर है, ये कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, मैं ये कह रहा हूं ज्यादा कंपैक्ट नहीं है, तो इधर पार्टिकल क्या है, ये जरा दूर दूर है, ये वाले, तो ये पार्टिकल जरा दूर है, तो याद रखिए कि ये लो टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, ये वाली जो जगह होगी लो मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन जैसे ही ये मेल्ट हो जाए और आगे ये वाला एरिया है तो ये ज्यादा कंपैक्ट है, ज्यादा कंपैक्ट है, तो ज्यादा इनकी अट्रैक्शन है, तो आपको हाई टेम्परेचर दरकार है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो एमार्फस सब्सटेंस में थ्रू आउट एक जैसी कंपैक्शन नहीं होती, सो दैट्स व्हाई जब आप हीट करेंगे तो देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर इसकी मेल्टिंग स्टार्ट हो गई, तो ये देखें मेल्ट भी हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे मेल्ट होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसके साथ जो करीब चीज है वो मेल्ट होती जाएगी, तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है जिस पे ये मेल्ट होगा, और आखिरकार यानी यहां से मेल्टिंग शुरू हो जाती है और इस टेम्परेचर पे मेल्टिंग कंप्लीट हो जाती है, ये है एवरेज। सो एमार्फस सब्सटेंसेस हैव एवरेज मेल्टिंग पॉइंट। सुने, बिकॉज इट इज एमार्फस सॉलिड, एमार्फस जितने भी होते हैं उनमें थ्रू आउट कंपैक्शन सेम नहीं होती, लिहाजा दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है जी, यानी टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो थोड़ा मेल्ट हुआ, लेकिन आगे जो बाकी मटेरियल था वो जरा ज्यादा कंपैक्ट है, तो उसके लिए 201 तक ले जाए टेम्परेचर तो वो मेल्ट होगा, फिर आखिरकार आखिरी जरा मेल्ट होगा, सो द मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। सो सी ऑप्शन है। एक बात और कि ये जो एमार्फस सॉलिड्स होते हैं इनको सुपर कोल्ड लिक्विड्स भी कहा जाता है,
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दे आर लिक्विड्स एंड दे फ्लो रियली स्लो, नो नो, देयर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल इज एज इरेगुलर एज दैट एन अ लिक्विड। कैसे? तो जरा देखिए, बस एक छोटा सा डायग्राम, ये एक लिक्विड है, ये एक लिक्विड है और ये इसके पार्टिकल है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। अब एमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो भी ऐसे ही है, सिर्फ सॉलिड है और पार्टिकल बिल्कुल इरेगुलर है, सो इस वजह से इनको कहते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड। आगे है 99 कहते कि विच टाइप ऑफ सॉलिड एग्जिबिट इन आइसोट्रॉपी, एन नॉट आइसोट्रॉपिक, नॉट सिमिलर इन प्रॉपर्टीज इन एवरी डायरेक्शन। याद रखें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, दे आर एन आइसोट्रॉपिक। का मतलब यह है कि एक मेजर करे एक साइड से तो उसकी वैल्यू कुछ और आएगी, वही प्रॉपर्टी एक और डायरेक्शन से मेजर करे तो उसकी वैल्यू कुछ और आ जाती है। तो 99 में सेकेंड ऑप्शन। 100 कहते विच सॉलिड हैज हाई मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी डक्टिलिटी 100। तो मेलिएबिलिटी जो होती है ये मेटालिक सॉलिड्स की ज्यादा है, यानी सी ऑप्शन है। और क्यों ज्यादा है ये जरा सीख लें प्लीज। अच्छा देखिएगा, मेटालिक सॉलिड ये होते हैं कि उसमें मेटल आयंस हैं, ऐसे ये मेटल आयंस हैं। अगर आप इस बॉन्डिंग को सीख जाए तो आपको मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज, मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज उनकी समझ आ जाती है। याद रखिएगा कि ये मेटल है, मिसाल के तौर पे ये इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फ्री हैं, लेकिन ऐसे भी फ्री नहीं है कि ये आयंस फॉर्म में हो जाए, लेकिन ये फ्री है। अब अगर आप इसे हिट करेंगे तो ये मेटल आयन स्लाइड करके इधर आएगा, ये स्लाइड करके इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये जो निचली लेयर है वो एक्सपैंड कर जाती है। दे आर मेलिएबल। 100 में सी ऑप्शन है और 101 में कहते व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड रिलेटेड टू, सॉलिड जो भी है मेल्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सेकेंड ऑप्शन 102 कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक विच जो कि जिसकी क्या हो, विच एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन वर्जन, पॉलीमॉर्फिक। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 अगर आपको याद हो, सिलिका आपके कोर्स में जो बुक में एग्जांपल्स है वो आपने याद रखनी है, टेक्स्ट बुक को आप तवज्जो देंगे, बिल्कुल उससे बाहर ना निकले, टेक्स्ट बुक में आप हाईलाइट करें। तो सिलिका के वहां पे 2 क्रिस्टलाइन वर्जन हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। 102 में सी ऑप्शन है। 103 वो जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनकी बात हो रही है। कहते कि द कंपाउंड विद मोस्ट एक्सोथर्मिक लैटिस एनर्जी, मतलब याद रखें कि लैटिस एनर्जी उधर ज्यादा होगी जिधर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो। मिसाल के तौर पे ये है सोडियम आयन और ये है क्लोराइड और गैसियस है, बाहर मिलके ये बनाए सोडियम क्लोराइड सॉलिड। और अब अगर इसी तरह नीचे जाए पीरियोडिक टेबल में तो पोटाशियम है और मैं गैसियस स्टेट में बात कर रहा हूं, ये क्लोराइड है, ये बनाएगा पोटाशियम क्लोराइड जो कि सॉलिड है। अब ये तो कॉमन है दोनों में, क्लोराइड एंड क्लोराइड। सोडियम आयन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है तो इनकी अट्रैक्शन स्ट्रांग है, तो ये जो लैटिस एनर्जी आएगी वो हाई होगी, और एक्सोथर्मिक की बात हो रही है, और ये जो लैटिस एनर्जी है ये लो होगी। और एक्सोथर्मिक मतलब इधर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उधर कम, तो ये कहता है मोस्ट एक्सोथर्मिक। तो इसमें यहां पर क्या आंसर सही है ना जनाब, यहां पे होगा कैल्शियम ऑक्साइड। यानी अगर आप देखेंगे तो इसमें चार्ज इसका +2 है और ऑक्साइड का -2 है। जितने ये चार्जेस ज्यादा होंगे
आयोनिक कंपाउंड में, तो फिर लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो ये है कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम, सी ऑप्शन है। 104 कहते हैं सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज, सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होता है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। जहां पे मैंने एक छोटा सा टेबल बनाना है, वो आपने जरूर याद रखना है। सी ऑप्शन। 105 में कहते कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर बोथ सब्सटेंसेस नॉर्मली क्रिस्टलाइन। अच्छा, ये मैंने वैसे तो चेंज कर दिया था, नॉर्मली क्रिस्टलाइन। तो सी 105 को जरा स्किप कर लें, बिकॉज ये उधर दिया था मैंने कॉपर एंड डायमंड, और वो पेस्ट में इधर नहीं आया आंसर में। तो आंसर वाज एक्चुअली आया था, मेरे पास नहीं है। चले सही है, उधर ये तो नहीं लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन क्या था? चले ये आप कर लेंगे। 106 प्लीज। कहते कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर बोथ सब्सटेंसेस नॉर्मली क्रिस्टलाइन। तो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे जाइएगा। 107 पोटाशियम नाइट्रेट एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। पोटाशियम नाइट्रेट के 2 क्रिस्टलाइन, PRO पोटाशियम, ठीक है जी, R रंबोहाइड्रल और O ऑर्थोरॉम्बिक। तो rhombohedral and orthorhombic. The phenomenon is known as polymorphism. A option सही है। 108 which of the following does not form the covalent crystal? Covalent crystal जनरली नॉन मेटल के आते हैं, और स्पेशली वो नॉन मेटल जिनके कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा बने, जिनके आखिरी शेल में 3 या 4 इलेक्ट्रॉन हो, इनके कोवेलेंट क्रिस्टल आ जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल पी ब्लॉक में बोरान फैमिली, पी ब्लॉक में कार्बन, पी ब्लॉक में कार्बन के नीचे सिलिकॉन, इन सब के कोवेलेंट क्रिस्टल आते हैं। सो विच द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द कोवेलेंट क्रिस्टल? डायमंड, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, वाटर। वाटर के मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स होते हैं। कोवेलेंट क्रिस्टल वो होगा विच कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड बॉन्डेड थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड थ्रू आउट, इनको हम कहते हैं कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल। 108 में डी ऑप्शन। 09 कहते हैं लैटिस एनर्जी इज ग्रेटेस्ट फॉर। अब यहां पर जो है पहला आंसर क्या है? कैल्शियम आयोडाइड। तो कैल्शियम तो +2 है, आयोडाइड इज -1। फिर 109 में, चले सही है, आगे जाएं आगे जाएं। फिर MgO है, और फिर MgO और बेरिलियम ऑक्साइड। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, मैग्नीशियम ऑक्साइड है और बेरिलियम ऑक्साइड, तो +2 और ये भी +2, तो ये दोनों इधर देखें ना, +2 -2। मैं लिखूं इसे, मैं इसे लिखूं? अच्छा, जो आंसर्स हैं वो मैं सारे लिख लेता हूं ताकि आपको पता चले कि मैं क्या कह रहा हूं। आप लोग, मसला ये है कि आप हैंग हो जाते हैं एक आंसर में। हैंग तो ना हो ना, थोड़ा सा मुझे टाइम तो दे के आगे जाएं। खबर आप पूछेगा ना, तो हैंग ना हो प्लीज। ये पूछ रहा है कि लैटिस एनर्जी इज ग्रेटेस्ट फॉर, सो द आंसर हियर आर, मैं ये लिख लेता हूं। मेरा काम है आपको समझा दूं, नेक्स्ट टाइम कोई भी आंसर होगा आपने उसको करेक्ट करना है। तो ये देखें बेरिलियम ऑक्साइड, फिर आंसर है सोडियम फ्लोराइड। मैं ये कह रहा हूं, इस वक्त सुने, मैंने कहा ये +2 -1, ठीक है ना, और फिर ये +1 और -1, तो इसको भी निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया। अब ये दोनों जो है ये एक जैसे हैं, +2 -2 और +2 -2। तो इस वक्त इसका चार्ज डेंसिटी, इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी बिकॉज इसका साइज, तो इस वक्त ये सही है। तो आप लोग फिर रिजल्ट कर लें। अच्छा सही है, तो मैं नहीं लिख रहा। 109 में मैं इसके मुताबिक लिख लेता हूं, सी ऑप्शन है, एंड दैट इज बेरिलियम ऑक्साइड एमंग ऑल दिस 4। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मेक देम रिजिड एंड गिव्स देम अ डेफिनेट शेप? सख्त बना के, रिजिड, अनचेंजिंग। तो ये होगा, ये पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन, दे जस्ट वाइब्रेट। सही है। और अगर ये वाइब्रेट ना कर रहे होते
थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लेते, हम कहते हैं दिस इज सॉफ्ट, समझ के बात को, दे जस्ट टू एंड फ्रो मोशन की होती है। तो 110 में सी ऑप्शन करेक्ट आता है। और 111 विच टाइप ऑफ सॉलिड लेक्स अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, जिसका ज्योमेट्रिकल शेप ना हो। यानी देखिए, आपके काटने से, जैसे कि वुड आप देखें, वुड जो है लकड़ी, अगर आप उसे काट लेते हैं किसी भी शेप में, उसका क्रिस्टलाइन शेप नहीं है, आप नेचुरली छोड़ देते हैं तो फिर देखिए उसका क्या शेप आता है। सो दे डोंट हैव अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। तो ये हमारे पास आता है, सेकंड ऑप्शन है, और आंसर है एमार्फस सॉलिड, ए नॉट मार्फा शेप, जैसे आप मार्फोलॉजी पढ़ते हैं बायोलॉजी में। सो एमार्फस सॉलिड, नो क्रिस्टलाइन शेप। आगे जाइएगा तो ये है कि वाई आर आयोनिक सॉलिड्स टिपिकली ब्रिटल। अब जरा सुने, एक एक होते हार्ड, एक होते ब्रिटल, एक होते मेलिएबल। हार्ड का अपोजिट है सॉफ्ट, सही है। ब्रिटल जो टूट जाता है, ब्रिटल का मतलब हार्ड नहीं है, ब्रिटल जो टूट जाए, मेलिएबल का मतलब जो ना टूटे, समझ के बात को। सो जैसे मार्बल है वो टूट जाता है, पत्थर टूट जाता है, सोडियम क्लोराइड टूट जाएगा, दे आर ब्रिटल। ठीक है, चीनी का क्रिस्टल टूट जाएगा, दे आर ब्रिटल। लेकिन कॉपर को अगर हिट करे चिपटा हो जाएगा, जैसे मेटल्स, सो दे आर मेलिएबल। ब्रिटल और मेलिएबल दे आर अपोजिट, ताकि आप ब्रिटल को हार्ड के साथ कभी कंपेयर वो ना करें, कंफ्यूज ना करें। तो ये आएगा कि वाई आर आयोनिक सॉलिड्स टिपिकली ब्रिटल, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड फिक्स्ड पोजीशन, सी ऑप्शन है। अच्छा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन अ बॉडी सेंटर। ये एक छोटा सा टेबल में बना दूं, आप जरूर इसे याद रखें, बिकॉज ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। देखिए सिंपल है, ये हमारे पास क्यूबिक सेल है, ठीक है जी। क्यूबिक सेल का जो नाम है वो, जैसे आप कहते हैं सिंपल क्यूबिक और फेस सेंटर क्यूबिक और बॉडी सेंटर क्यूबिक, तो इस टेबल को याद रखें। ये आपके पास है कि एटम्स पर यूनिट सेल, यानी अगर तमाम कॉर्नर के जो टुकड़े हैं वो मिलाएंगे तो कितने एटम्स बनेंगे। और फिर है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर जो इसका है, तो हमारे पास ये आएगा। देखिए क्यूबिक यूनिट सेल, तो ये मैं लिख लेता हूं, ये है सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक। दूसरा फिर है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी मैंने लिख दिया। फिर है बॉडी, जैसे बॉडी पहले कर लेते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और फिर कर लेते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक में एक पार्टिकल होगा टोटल, मैं ये समझा देता हूं। और इसमें जो टोटल आते हैं 4 हैं, इसमें आते हैं 2 और इसमें आ जाएंगे 4। कैसे, तो जरा देखें, उधर मैं जा रहा हूं। सिंपल क्यूबिक को देख लें, सिंपल क्यूबिक ऐसे होता है, सुन लें, ये क्यूबिक है तो एक पार्टिकल ये है। सब देखिए, इसे मैं एक समझा दूं तो बाकी आप खुद पर क्लियर कर सकेंगे। इसे कितने यूनिट सेल शेयर करते हैं, इसे एक, इस पार्टिकल को H पे कितने यूनिट सेल शेयर करते हैं, 2 ये हो गए और 2 ये हैं, 4 हो गए टोटल, 4 इसके ऊपर भी हैं, 8 शेयर करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे कॉर्नर पे जब आप यूनिट सेल इस तरह लेते हैं तो कॉर्नर पे कितना है, ये 1/8 मौजूद है, ये 1/8 8वां टुकड़ा है। और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मल्टीप्लाइड बाय 8 कॉर्नर्स हैं, हर पे 1/8 टुकड़ा है। सो दिस इज जस्ट 1 पार्टिकल, सही है। अच्छा, अब जरा इसको देखिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में यह होता है कि एक पार्टिकल सेंटर में भी आ जाता है, ये है। तो ये वाले पार्टिकल तो 1/8 1/8 1/8 1/8 ये है, एक सेंटर में है, तो वो तो एक पार्टिकल है कॉर्नर वाला, और एक सेंटर में तो कितने हो गए, 2। और इस तरह फिर ये जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है वो भी आप कर सकते हैं, कर लेंगे ना। अच्छा, अब जरा कोऑर्डिनेशन नंबर इसका याद रखेंगे, इसका है 6, इसका 8 और इसका
12। तो बस आपने इसे याद रखना है, बिकॉज आपने उधर ये कर आप नहीं सकते, उधर करेंगे तो टाइम लगता है। ठीक है जी, आपके पास यही 45 सेकंड्स होते हैं एक क्वेश्चन के। तो जरा आगे जाइएगा, बस ये खत्म कर लें। 113 में आप जाइएगा, कहते कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? 8। ठीक है जी, यानी 6, 8, 12। बस इस तरीके से आपको ये याद हो। 113 में ये आ जाएगा सी ऑप्शन। 114 में कहते हैं कि विच एलिमेंट एग्जिस्ट एज बोथ मॉलिक्यूलर यानी O2 एंड O3 ओजोन, तो ऑक्सीजन एग्जिस्ट। यहां पे ये नाइट्रोजन जो दिया गया, याद रखें नाइट्रोजन के भी एलेट्रॉप्स होते हैं, लेकिन वो इस टेम्परेचर पे नहीं है। उसके लिए आपको नाइट्रोजन बड़ा ठंडा करना पड़ता है, और हमारे कोर्स में उसका जिक्र नहीं है। तो नाइट्रोजन यहां पे आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर यहां पे है ऑक्सीजन। 15 कहती है व्हाट डिटरमिन्स द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड, नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड, यूनिट सेल में जितने ज्यादा एटम्स होंगे तो आपके पास डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। सो अगर वो आपसे कहे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेंसेस्ट क्रिस्टल है, सिंपल, बॉडी या फेस, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सबसे ज्यादा कंपैक्ट होगा, बिकॉज इसमें ज्यादा पार्टिकल आते हैं। अच्छा, देखिए वो कहते हैं कि विच फैक्टर डिटरमिन्स द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड, नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल। वॉल्यूम भी है, लेकिन डेंसिटी का लफ्जी मतलब हम हल्कापन नहीं लेते। जैसे एंट्रोपी का मतलब बिगाड़ लिया जाता है, डेंसिटी का मतलब है धुंधवाले, हैवीनेस ऑफ समथिंग। सो हैवीनेस डिपेंड्स ऑन पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। पार्टिकल कितने ज्यादा है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, उधर अगर होता तो ज्यादा बेस्ट होता। 115 में ए, यानी यहां पे मैं आपको बता रहा हूं जो उधर क्लोज आंसर है तो उसमें आप गलती ना करें। 116 में विच पैरामीटर इज नॉट पार्ट ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के लिए एज लेंथ है, एंगल बिटवीन एजेस जिसको आप इंटरफेशियल एंगल कहते हैं, और नेक्स्ट पर है नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। गो के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एज ए होल प्रॉपर्टी तो है, लेकिन ये यूनिट सेल की प्रॉपर्टी नहीं है। 117 कहते कि व्हाट टाइप ऑफ यूनिट सेल हैज पार्टिकल ओनली एट द कॉर्नर। सिर्फ कॉर्नर पे होंगे। हाँ जी, ये है सिंपल क्यूबिक। अब ये ना कहेंगे सर इसमें भी तो कॉर्नर पे है, वो कहते हैं ओनली एट द कॉर्नर, एट द कॉर्नर। तो ये है 117 में सी ऑप्शन, ओनली एट द कॉर्नर, सो दैट इज सिंपल क्यूबिक। बॉडी सेंटर क्यूबिक में एट द सेंटर ऑफ द क्यूब जो है वो भी है। 118 which type of crystal system has all edges equal and all angles 90? क्यूबिक। और इसके लिए अगर आपने फार्मूला नहीं बनाया तो गलती की है, फार्मूला बना दें। तरतीब ये है, क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, आर्थोरॉम्बिक है, राम्बोहेड्रल है और हेक्सागोनल है, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। इस तरतीब से याद करेंगे इसे। 119 में कहते कि व्हाट काजेज एन आइसोट्रॉपी इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। सही है। तो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल, जो तरतीब है वही तरतीब रहेगी। ठीक है जी, तो प्रॉपर्टी, हर वो प्रॉपर्टी जो ऑर्डर पर डिपेंड करती है वो फिर एन आइसोट्रॉपिक हो जाती है। सही है। 119 में बी ऑप्शन है। 120 कहते हैं व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक तो 6, 8, 12, 6, 8, 12, 6, 8, 12, और ये 124 है। 124 मोटरसाइकिल। किसी तरीके से याद कर ले इसे, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह बना सकते हैं हॉस्टल में। तो ये आ जाएगा 12, 120। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखिए प्लीज, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रिस्टल सबकी तो जो है ना इधर, कोऑर्डिनेशन ऑफ क्रिस्टल ये है, लेकिन अगर वो कहे
कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम एंड सोडियम क्लोराइड। हाँ जी, वो ये है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि डायरेक्ट बॉन्डेड टू हाउ मेनी एटम आर आयंस, तो उसके लिए फिर ये होगा। ठीक है जी, तो दोनों में हाँ अगर वो यही लफ्ज इस्तेमाल करे तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट एंड हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 फॉर एग्जांपल, उसका आपको पता हो कि उधर कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या लिया जाता है। सही है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो 121 सेकंड लास्ट, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ द कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। तो सोडियम क्लोराइड एमोनिया डायमंड है, सी ऑप्शन, लेकिन कोर्स के साथ स्टिक रहेंगे। ठीक है जी, टेक्स्ट बुक में। और आखिरी है कि विच प्रॉपर्टी इज यूनिक टू मेटालिक सॉलिड्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बी ऑप्शन है, खुशहाल है उसे। अच्छा